जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एनजीएस नीतीश मैथ क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्जाम हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि फुल सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखें। जितने प्रकार की लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। बिल्कुल इसी प्रकार का एग्जाम जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थलों और उनके उत्खननकर्ता का नाम लिखें। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ता के नाम निम्नवत हैं। पहला हो जाएगा हड़प्पा, जो इसकी खोज की दयाराम साहनी ने किया। उसके बाद है मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्लियर होता है। उसके बाद यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले साधनों के नाम लिखें। बिल्कुल आसान सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आपको ऐसे लिखना, यह सभ्यता सिंधु घाटी के नदी के पास बसी थी। यहाँ के लोग नदी से नहरें बनाकर फसलों को पानी देते थे। इसके अलावा कुएँ और तालाबों का भी इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह हड़प्पा की सिंचाई व्यवस्था काफ़ी क्या थी? विकसित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स वो यह है, मौर्य साम्राज्य के किन्हीं चार प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखें। मौर्य साम्राज्य में किन्हीं चार प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम। तो उत्तर में लिखेंगे मौर्य साम्राज्य के चार प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे तौसाली, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी। इसका राइट आंसर इस तरह से लिख देना है आपको, बस उसके बाद छोड़ देना है। उसके अगला क्वेश्चन है यहाँ फ्रेंड्स कि कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि क्यों लगाते थे। उत्तर में लिखेंगे कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि इसलिए लगाते थे क्योंकि वे खुद को देवताओं का पुत्र मानते थे। क्या मानते थे? खुद को देवताओं का पुत्र मानते थे। यह उपाधि इस बात को दिखाती थी कि वे भगवान के द्वारा चुने गए थे और उनका शासन भगवान के आशीर्वाद से चल रहा था। इससे उनका शाही अधिकार और ताकत दिखाई देता था। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चैनल पे फ्रेंड्स पहली बार है, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वे भी जो है कि सभी क्वेश्चन का जवाब जान सके। क्वेश्चन क्या? महाभारत में वर्णित विवाह के किन्हीं चार प्रकारों के नाम लिखें। उत्तर में लिखेंगे विवाह जो है चार प्रकार के लिखना है। तो ब्रह्म विवाह इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे यह सबसे अच्छा विवाह था। इस प्रकार के विवाह में गुणवान व्यक्ति पूजा के माध्यम से अपनी पत्नी को चुनता था। उसके बाद यहाँ पर गंधर्व विवाह, तो जब वर व कन्या एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर विवाह करते थे तो वह क्या कहलाते थे? गंधर्व विवाह कहलाते थे। उसके बाद यहाँ तीसरा है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या है? बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर ले जाना अपहरण विवाह था, इसी को राक्षस विवाह। पिशाच विवाह क्या है? सोती हुई अचेत पागल अथवा मदमस्त कन्या के साथ बलपूर्वक संभोग कर उसे विवाह हेतु मजबूर करना पिशाच विवाह था। तो इस तरह से आप लोग ने चार विवाह का वर्णन किया फ्रेंड्स। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वह यह है, वर्ण और जाति में कोई दो अंतर बताएं। वर्ण और जाति में कोई दो अंतर बताएं। तो उत्तर में लिखेंगे वर्ण हमारे कर्मों को बताता है, वहीं जाति हमारे वंश को। जब कोई व्यक्ति शूद्र या वैश्य परिवार में जन्म लेता है और कर्म से वो ब्राह्मण या क्षत्रिय बनता है तो उसका वर्ण ब्राह्मण या क्षत्रिय माना जाएगा, जबकि जाति यदि मानव की है तो उसे बदला नहीं जा सकता है। अगला यहाँ क्वेश्चन क्या है कि उसके बाद पैराग्राफ चेंज के वर्ण का विभाजन कार्य के आधार पर किया गया, जबकि जातीय जन्म पर आधारित थी। चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किन देशों में हुआ? किन चार देशों में हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे बुद्ध के संदेश भारत के बाहर कई देशों में फैले थे। श्रीलंका, चीन, जापान तथा कोरिया आदि इस तरह इसका प्रसार हुआ था। यहाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से ही है लाया गया है ये सभी क्वेश्चन। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण बहुत ही अद्भुत तरीके से हुआ था। यह मंदिर एक ही बड़े पत्थर को खोदकर बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने के लिए पूरी चट्टान को नीचे से ऊपर तक काटा गया था ताकि मंदिर का पूरा रूप तैयार हो सके। यह निर्माण वाकई एक अद्वितीय और कठिन कार्य था। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि इब्न बतूता कौन था? वह किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर में लिखेंगे इब्न बतूता का जन्म जो है तंजियार के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। यह मोरक्को नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो यह है, इब्न बतूता कौन था? वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसके उत्तर में लिखेंगे इब्न बतूता का जन्म जो है तंजियार के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। वह मोरक्को का रहने वाला था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वह आया था। बिल्कुल आसान से शब्द में जो है कि आपको जो है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं फ्रेंड्स। अच्छे से इस वीडियो को जो है कि आप लोग देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह का एग्जाम जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा और आप लोग अच्छे से इसका जो है कि लिख दीजिएगा।
अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर, अल बुरूनी ने किताब उल हिंद क्यों लिखा? तो उत्तर में लिखेंगे अल बुरूनी ने किताब उल हिंद इसलिए लिखा क्योंकि वह भारत की संस्कृति, इतिहास और विज्ञान को जानना चाहते थे। उन्होंने भारत में रहने वाले लोगों के धर्म, उनके धर्म, रीति रिवाज और भाषा के बारे में जानकारी एकत्र की। यह किताब भारत के बारे में एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई जिसके पश्चिमी दुनिया को भारत की जानकारी मिली थी। इस तरह से इसका 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन खत्म करते हैं। उसका 11 नंबर क्वेश्चन हम सबके सामने आ गया फ्रेंड्स, वो यह है कि किन्हीं 4 नयनार संत के नाम लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे किन्हीं 4 नयनार संत के नाम हैं संत तुकाराम, दूसरा हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर, तीसरा हो जाएगा संत रामानुजाचार्य और चौथा हो जाएगा संत रामदास। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मीराबाई कौन थी और वह किसकी भक्त थी? उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में मीराबाई एक महान भक्त और संत थी। वह राजस्थान के मेवाड़ परिवार से थी। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी और उन्हें अपने जीवन का साथी मानती थी। इस तरह से हो जाएगा हमारा 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अमर नायक प्रणाली क्या थी? अमर नायक प्रणाली क्या थी? उत्तर में लिखेंगे हम लोग विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था और सेना के प्रमुख को नायक कहा जाता था। सेना के सेवा के बदले उनको भूमि प्रदान की जाती थी। इस प्रकार की भूमि अमरम कहलाती थी। इसके प्राप्तकर्ता अमरनायक कहलाते थे। अमरनायक अपने भू क्षेत्र के कृषकों, शिल्पियों में व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। इसी को अमरनायक प्रणाली कहा जाता है। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? विजयनगर की यात्रा करने वाले 4 विदेशी यात्रियों के नाम लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे निकोली कोंटी, अब्दुल रजाक, अफनासी निकेतन और चौथा हो जाएगा डेमिंगोस पेस। राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन है कि रहट क्या था? यह किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी था? तो उत्तर में लिखेंगे रहट एक प्रकार का जल उठाने का यंत्र था। क्या था? जल उठाने का यंत्र था जिसे बैल या ऊंट से घुमाया जाता था। यह यंत्र खेतों में पानी लाने के लिए इस्तेमाल होता था। किसान इसे नहरों या कुओं से पानी खींचने के लिए उपयोग करते थे ताकि उनके खेतों की सिंचाई हो सके। इससे खेती में आसानी होती थी और फसलें क्या होती थी? अच्छी होती थी। इस तरह से उत्तर लिखना आप लोग को। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिन्स एक कामिल क्या था? 4 उदाहरण दे। तो उत्तर में लिखेंगे मुगल काल में जिन्स एक कामिल शब्द का मतलब था बेहतरीन फसलें। मुगल राज्य में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था जिनसे राज्य को ज्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ना जिन एक कामिल की बेहतरीन फसलें थी, जैसे चीनी, तिलहन और दलहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया? 2 कारण बताएं। तो उत्तर में लिखेंगे अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया क्योंकि पहला उसे यह कर धार्मिक भेदभाव पर आधारित लगता था। दूसरा कारण है कि अकबर सभी धर्मों के प्रति समानता और सर्वधर्म स्वभाव की नीति अपनाना चाहता था, इसलिए उसने यह कर हटा दिया। अगला क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने किसे इंसान ए कामिल कहा था? उत्तर में लिखेंगे अबुल फजल ने अकबर को इस इंसान ए कामिल कहा था क्योंकि वह एक आदर्श शासक थे। उनकी नीतियां न्यायपूर्ण और समान थी जिससे उनका शासन बहुत सफल और समृद्ध हुआ। अकबर में सभी अच्छे गुण थे, इसलिए उन्हें यह उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन है कि राजमहल के पहाड़िया कौन थे? तो उत्तर में लिखेंगे राजमहल के पहाड़िया एक आदिवासी जनजाति थी जो बिहार और झारखंड पहाड़ी इलाकों में रहती थी। वे लोग राजमहल के पहाड़ियों में रहते थे और अपने पारंपरिक तरीके से जीवन यापन करते थे। इन्हें शिकार, कृषि और जंगल से अपनी जरूरत की चीज़ें मिलती थी। इनका समाज शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में यह अंग्रेजों से संघर्ष करने लगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 20 नंबर की अमेरिकी युद्ध ने भारत के कपास उत्पाद को किस प्रकार प्रभावित किया? उत्तर में हम लोग लिखेंगे अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 1865 के दौरान अमेरिका ने कपास की आपूर्ति बंद हो गई थी। इससे ब्रिटिश उद्योग को कपास की कमी होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन ने भारत से कपास मंगवाना शुरू किया। इस कारण भारत के कपास उत्पादक को अच्छा लाभ हुआ और भारतीय कपास का उत्पादन बढ़ा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न जो आप लोग को दिख रहा है वह यह है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? उत्तर बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे किस तरह से कि तात्कालिक कारक 1857 की तात्कालिक की क्रांति होने का प्रमुख तात्कालिक कारण जो था 1856 में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिक को एक ऐसे कारतूस दिए जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होती थी और सैनिकों को इसे मुंह से काटना पड़ता था, जो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ था। इस कारण मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने विद्रोह किया और एक अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी, जिसके चलते उसे फांसी दी गई। इस घटना से सैनिक में विद्रोह की भावना भड़क उठी। इतना आप लोग को लिखना है, अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इस वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह क्यों प्रसिद्ध हुए? तो उत्तर में लिखेंगे वीर कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर गांव के थे। जगदीशपुर के राजकुमार थे। वे 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और जंग में
उन्हें वीरता के लिए जाना जाता है। उनकी बहादुरी और संघर्ष ने ही उन्हें वीर कुंवर सिंह के नाम से प्रसिद्ध किया। अगला क्वेश्चन है कि विनोदनी दासी कौन थी? विनोदनी दासी, तो उत्तर में लिखेंगे विनोदनी दासी एक सासी महिला थी जिन्होंने 1910 से 1913 के बीच अपनी आत्मकथा अमार कथा लिखी। उन्होंने समाज की बंदिशों को चुनौती दी और अपनी पहचान बनाई। वह एक प्रभावशाली और स्वतंत्र विचार वाली महिला थी जिन्होंने महिला स्वतंत्रता और शिक्षा के लिए काम किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग को दिख रहा है वह है गांधी जी ने चंपारण आंदोलन क्यों किया? गांधी जी ने चंपारण आंदोलन क्यों किया? उत्तर में लिखेंगे गांधी जी ने चंपारण आंदोलन इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजों ने वहाँ के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई थी। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजों ने वहाँ के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई थी। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण गए और किसानों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ भूख हड़ताल की। अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा और नील का खेती का कानून हटा दिया गया। अगला यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1929 का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर में लिखेंगे 1929 का लाहौर अधिवेशन दो कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला है कि इस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। दूसरा है इस अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कांग्रेस के क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों ठुकराया गया? तो उत्तर में लिखेंगे कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को इसलिए ठुकराया क्योंकि इसमें भारत को पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने यह प्रस्ताव 1942 में भेजा था, लेकिन इसमें क्या था, भारतीयों को सिर्फ सीमित अधिकार ही दिए गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा क्या? यहाँ देखिए, जूमिंग थोड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कैसे हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कैसे हुआ? इसके उत्तर में लिखेंगे आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सिंगापुर में किया था। लिखना है किस तरह, आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सिंगापुर में किया था। कहाँ के? सिंगापुर में। बोस ने किया था भारतीयों सैनिक किया। बोस ने भारतीय सैनिकों से जुड़कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक सेना बनाई। इस सेना का उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। बोस ने इसे आज़ाद हिंद फौज नाम दिया और इसके प्रमुख ये बने रहे। उसके बाद यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फर खां कौन थे? तो उत्तर में लिखेंगे खान अब्दुल गफ्फर खां एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक संघर्ष था। वो भारत के विभाजन के खिलाफ थे और भारतीय एकता के पक्षधर थे। गांधी जी के साथ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिए। 29 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर जो प्रश्न है वो यह है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी और इसी दिन भारतीय ध्वज को पहली बार फहराया गया था। इस दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया ताकि यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में हमेशा बनी रहे, याद रहे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 13 नंबर क्वेश्चन, जयपाल सिंह ने संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए दलील क्यों की? कई दो कारण लिखे। तो उत्तर में लिखेंगे जयपाल सिंह ने संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए दो मुख्य कारणों से दलील की दी। पहला है आदिवासियों का शोषण। उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज को लंबे समय से शोषण और अत्याचार का सामना करना पड़ा, इसलिए उनकी सुरक्षा जरूरी है। उसके बाद है दूसरा, समाज में भेदभाव। आदिवासियों के खिलाफ समाज में भेदभाव था जिससे उनके अधिकारों की रक्षा की नहीं जानी थी। उसके बाद यहाँ के दीर्घ उत्तरीय हम लोग क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद रखिए फ्रेंड्स आप लोग ये क्वेश्चन अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो वहाँ पे आप लोग सभी क्वेश्चन का जो जवाब बिल्कुल अच्छे तरीके से दे पाइएगा। क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर विवेचना करें। तो उत्तर में लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही दिलचस्प था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से प्राकृतिक पूजा करते थे, जैसे नदी, आकाश, सूर्य और अन्य प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करना। यहाँ से कोई मूर्तियाँ नहीं मिली है, लेकिन कुछ पुरातात्विक मानते हैं कि लोग भगवान शिव की पूजा करते थे क्योंकि कुछ शिवलिंग जैसे वस्तुएं प्राप्त हुई है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना आप लोग को कि इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं का सम्मान बहुत अधिक था, जो उस समय के धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। इस सभ्यता में नारी को देवी के रूप में पूजा जाने का संकेत मिलता है। कुल मिलाकर धार्मिक जीवन में प्रवृत्ति और स्त्री सम्मान का महत्वपूर्ण योगदान था। 32 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वही है बौद्ध मूर्ति के विकास का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे बौद्ध मूर्ति का विकास बौद्ध धर्म के फैलने के साथ हुआ।
पहले बौद्ध धर्म में कुछ ही मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी, बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी, बल्कि उनके प्रतीक जैसे पद चिन्ह, बुद्ध के कदम निशान और धर्म चक्र दिखाए जाते थे। लेकिन मौर्य सम्राट अशोक के समय से मूर्तियां बननी शुरू हुई। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी कला से प्रभावित थी, जो बहुत असली और विस्तार से बनाई जाती थी। भारत में मूर्तियां अधिक सरल और भव्य होती थी। इन मूर्तियों में बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण पल दिखाए जाते थे, जैसे ज्ञान प्राप्ति, उपदेश देना और निर्वाण। इस तरह बौद्ध मूर्ति कला ने धर्म, कला और संस्कृति को एक साथ जोड़ा। उसके बाद यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्या है क्वेश्चन? भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे भक्ति आंदोलन की शुरुआत लगभग 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में अलवारों एवं नैनारों से हुआ। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय रामानंद को जाता है। अलवारों तथा नैनारों ने ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। निम्न समझे जाने वाले यानी शूद्र, चंडाल और अछूत सभी अलवार या नैनार के पक्ष में आ गए और इनके अनुयायी बन गए, क्योंकि अलवार और नैनार सभी को एक समान नजरिए से देखता था। उसके बाद यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने होगा कि मुगलों के केंद्रीय प्रशासन का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे मुगल काल में एक कुशल प्रशासनिक ढांचा विकसित किया गया। प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी बादशाह था, जिसे जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया माना जाता था। बादशाह धर्म, न्याय और सेना का प्रमुख था। शासन में सहायता के लिए विभिन्न मंत्री नियुक्त किए गए थे, जिनमें प्रमुख थे वजीर को प्रधानमंत्री कहा जाता था, दीवान को वित्त मंत्री, मीर बख्शी को सैनिक संचालन और प्रधान काजी को न्याय विभाग। साम्राज्य को प्रांतों यानी सूबों, प्रांतों को जिलों में, और जिला को क्या बोला जाता था पहले एक समय में? सरकार। और जिलों को परगनों में बांटा गया था। सूबे का प्रमुख सूबेदार, जिले का प्रमुख फौजदार और परगने का प्रमुख सिबहार होता था। इस प्रकार केंद्रीय नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित था। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के कारण और स्वरूप पर प्रकाश डालें। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ और इसके कई कारण थे। सबसे पहले संथालों को अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ियों में बसने के लिए बुलाया था और उन्हें जमीन दी थी। धीरे धीरे संथालों ने गांव तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने उन पर अत्याचार, लगान और कर लगाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। इसके अलावा संथालों को यह भी महसूस हुआ कि ब्रिटिश सरकार और जमींदारों द्वारा उनके लगातार न्याय हो रहा है। संथालों की संख्या 1832 से 1851 तक काफ़ी बढ़ गई थी और इसके बाद उन्होंने विद्रोह किया। वे जमीन और अधिकार के लिए संघर्ष करने लगे। यह विद्रोह बहुत हिंसक था और संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने। 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? इसके राष्ट्रवाद को कैसे विकसित किया? उत्तर में लिखेंगे 1857 क्रांति के परिणाम। उत्तर में पहला है कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। अब भारत सीधे इंग्लैंड की सरकार के अधीन हो गया। उसके बाद दूसरा, इस क्रांति के बाद भारत में मुगलों का शासन भी पूरी तरह क्या हो गया? खत्म हो गया। तीसरा है भारत के गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया, जिसका मतलब था कि अब इंग्लैंड की रानी का प्रतिनिधि बन गया। और चौथा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राजकुरों की नीति अपनाई ताकि भारतीयों के बीच एकता न बने सके और वे आपस में बटे रहे। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर यह क्रांति पहली बार अंग्रेजों को हिला कर दिया, जिससे उन्हें भारतीयों की ताकत का अंदाजा हुआ। छठा है, इस क्रांति के बाद देश में यातायात के साधनों, रेल, इंजन, सड़क आदि का तेजी से विकास होना शुरू हुआ। इस विद्रोह ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, क्योंकि भारतीयों ने पहली बार मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। यह संघर्ष भारतीयों में एकजुटता और स्वतंत्रता की भावना को जगाने में मददगार साबित हुए, जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम में बदल गए। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने होगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन किया। गांधी जी ने कई आंदोलन का नेतृत्व किया, जैसे असहयोग आंदोलन 1920, नमक सत्याग्रह 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। गांधी जी ने लोगों को सिखाया कि स्वतंत्रता के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि शांतिपूर्वक विरोध करना चाहिए। उन्होंने भारतीयों को एकजुट किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। उनके नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। गांधी जी की शिक्षा और सिद्धांत आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो यह है
संविधान सभा ने भाषा विवाद को प्रश्न को कैसे सुलझाया? तो उत्तर में लिखेंगे संविधान सभा में भाषा को लेकर बहुत चर्चा हुई। महात्मा गांधी का मानना था कि एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसे आम लोग समझ सके और हिंदी को इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त माना। आर.बी. धुलेलकर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा, जबकि कुछ नेताओं ने हिंदी के प्रभुत्व को लेकर चिंता जताई। संविधान सभा ने तय किया कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाएगा, लेकिन पहले 15 साल तक अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कार्यों में रहेगा। इसके साथ ही हर राज्य को अपनी क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार दिया गया। दक्षिण भारत में हिंदी के विरोध को ध्यान में रखते हुए समिति ने यह फैसला किया कि हिंदी को धीरे धीरे बढ़ावा दिया जाएगा ताकि सभी राज्य में भाषा संबंधी मतभेदों को हल किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर चलिए, तो ये है मेरा फोटो। आशा करते हैं आप सभी को फ्रेंड्स आज वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन जो है कि इंपॉर्टेंट लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी को वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे अभी तक पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।